जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में ज्योग्राफी मेंस के इम्पोर्टेंट 3 मार्कर को डिस्कस करेंगे। साथ ही इस लेक्चर में 3 मार्कर के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उनके लिए किन किन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखना होता है, जैसे कि किन पॉइंट्स को इसमें लिखें, किन को नहीं लिखें, ये सब के बारे में मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा या बताऊँगा। लेक्चर को आखिरी तक देखते रहे, क्योंकि इस लेक्चर में आप कई बातें सीखेंगे जिससे आपके मेंस में 3 मार्कर्स, ज्योग्राफी नहीं बाकी सब विषय में भी 3 मार्कर में आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, बेनगंगा नदी। तो नदी के बारे में हम उसका ओरिजिन बता सकते हैं, उसकी लेंथ बता सकते हैं, उसकी सहायक नदियाँ बता सकते हैं और उसकी अन्य कोई विशेषता बता सकते हैं। तो देखते हैं बेनगंगा नदी के लिए यहाँ पर हम ओरिजिन बता रहे हैं। सबसे पहले तो पारसवाड़ा या पासरवाड़ा पठार शिवनी मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। सहायक नदियाँ इसकी कानन, पेंच, बावनथड़ी, चंदन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये दक्षिण में बहने वाली नदी है। इसमें दक्षिण में बहते हुए मध्य प्रदेश की वर्धा नदी आकर मिल जाती है, जिसके बाद इसका नाम प्राणहिता नदी हो जाता है। देन ये अगेन दक्षिण में बहते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इनमें से किन्हीं 3 या 4 पॉइंट्स को अगर आप लिखेंगे तो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रहे 3 मार्कर्स में अगर आपको आता है तो परफेक्ट लिखने की कोशिश करें, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करें या गलत जानकारी नहीं लिखें, क्योंकि इससे आपका इम्प्रेशन डाउन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी। तो सबसे पहले लिखेंगे झारखंड राज्य के बोकारो जिले या शहर में स्थित है। यह झारखंड, ये जो पर्वत है, पहाड़ी है, ये विंध्याचल पर्वत की अंतिम छोर के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, विंध्याचल जो मध्य प्रदेश से होकर बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक इसका विस्तार माना जाता है। सबसे अंतिम ये झारखंड में इसको पारसनाथ की पहाड़ी अंतिम छोर है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है। साथ ही इस पर जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल सम्मेद शिखर जी है। ठीक है, इतनी बातें काफ़ी होती है आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दिलाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन है, नियोजोइक युग। नियोजोइक युग जो है भूवैज्ञानिक इतिहास या भूवैज्ञानिक इतिहास के वर्गीकरण के रूप में चतुर्थ या अंतिम युग है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भूगोल में भी ऐतिहासिक वर्गीकरण देखते हैं, उसी का एक ये पार्ट है। तो ये अंतिम या चतुर्थ युग है। ये आज से 10 लाख पूर्व साल पहले प्रारंभ हुआ था और वर्तमान तक ये माना जाता है, या वर्तमान में भी नियोजोइक युग ही चल रहा है। स्तनधारियों का महाकल्प कहते हैं इसे। ठीक है, और पॉइंट अगर देखने हो आपको तो इसमें लिख सकते हैं, नियोजोइक के अंतर्गत ही प्लिस्टोसिन, होलोसिन युग आते हैं। प्लिस्टोसिन और होलोसिन में क्लासिफिकेशन है इसका। ठीक है, जिसमें ही आपकी नवीन वलित पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान, ये सभी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट्स लिखना है, हमेशा की पॉइंट्स पर जोर देना है 3 मार्कर्स में। पूरी जानकारी लिखेंगे तो शब्द भी ज़्यादा हो जाएंगे और मार्क्स भी आपकी समय भी कम पड़ जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है कि की पॉइंट भी अगर लिख देते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट, ग्रेविटी बांध के बारे में देखते हैं। तो ग्रेविटी बांध एक तरीके से स्पेशल बांध है जो कि वर्तमान में काफ़ी अधिक बनाए जा रहे हैं। ग्रेविटी बांध जो है एक ऐसा बांध होता है जिसमें हैवी कंक्रीटिंग का यूज़ किया जाता है, बहुत अधिक कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, जिसका बेस बहुत अधिक गहराई से लिया जाता है। और इसका कारण ये है कि इसे बांध पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को मेंटेन करने के लिए, या सामने से पानी का जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्रेविटी डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इस तरह के बांध जो बनाए जाते हैं, हैवी कंक्रीटिंग यूज़ करके, स्टोन भी यूज़ किया जाता है, उन्हें ग्रेविटी बांध कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम अगर देखा जाए तो वो है यूएसए में। यूएसए में ग्रैंड कूले या कॉली भी बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, इससे पहले जो था वो भाखड़ा नांगल डैम था। एक्चुअली सरदार सरोवर डैम में कंक्रीट का यूज़ भाखड़ा नांगल से अधिक किया गया, इसलिए ये बड़ा ग्रेविटी डैम माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम, पेरियार नदी, एक और नदी से संबंधित क्वेश्चन है ये इंडियन ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन लिखेंगे, पश्चिमी घाट की शिवागिरी पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है। क्लियर। सेकंड लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट या विशेषता है इसकी, केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। थर्ड पॉइंट अगर लिख सकते हैं तो
या लिखेंगे इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इसका एंडिंग जो है वो अरब सागर में होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट हो गए। गलत जानकारी नहीं लिखना है। कई लोग किलोमीटर या इसकी लंबाई अक्सर गलत लिख देते हैं, जिससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। और ना ही लंबे लंबे पॉइंट लिखने, सीधे सीधे फैक्चुअल जानकारी आपको देनी होती है 3 मार्कर्स के लिए। विवर्तनिकी झील, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विवर्तनिकी झील। तो जब भी भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी का कोई हिस्सा ऊपर उठ जाता है भूपर्पटी का, या फिर कोई नीचे झुक जाता है, जिससे उस क्षेत्र में पानी बढ़ जाता है और उससे जो झील का निर्माण होता है उसे हम विवर्तनिकी झील कहते हैं। उदाहरण कश्मीर वुलर झील। एग्जाम्पल कई हो सकते हैं, पर हमें सबसे सटीक एग्जाम्पल देना है ताकि एग्जामिनर के लिए भी ये एक मुसीबत ना बने और आपको सीधे पूरे मार्क्स मिल जाए। ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपदा प्रबंधन एक ज्योग्राफी का एक टॉपिक है अपने विषय में। तो उससे संबंधित इस तरह के ऑपरेशन पूछे जाते हैं और उसी का एक हिस्सा है ये ऑपरेशन सूर्य होप। जैसे कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, आकस्मिक आपदा आई थी, बाढ़ आपदा, उसमें ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था, जिसमें जल, थल और वायु सेना तीनों सम्मिलित थी और इसका उद्देश्य था लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और उन्हें खाद्य सामग्री पहुंचाना। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने थे यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे प्रवाल विरंजन। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग के आंसर जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, और नहीं होने के कारण ही आपके मार्क्स या तो 1 या 2 होते हैं। तो इन सिर्फ पढ़ना और लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बारीकियों से इन चीज़ों को समझना और सीखना भी होता है। इसलिए इस तरह के लेक्चर आप देखते रहिए, जिससे आप बार बार देखेंगे तो आप ये गलतियाँ करना कम कर देंगे या फिर आपके आंसर परफेक्ट लिखना शुरू हो जाएंगे। प्रवाल विरंजन की बात करें तो प्रवाल के रंगहीन होने की प्रक्रिया को ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ठीक है, प्रवाल एक समुद्री जैव विविधता, एक तरह की प्रवाल भित्ति या प्रवाल जो है, और ये प्रवाल के साथ ही एक विशेष प्रकार का शैवाल उसके साथ सहजीवी होता है, जिसको जुक्सेंथेले कहा जाता है। जब ये शैवाल जो है ये किसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन या फिर अन्य किसी प्रदूषण के कारण ये जो है शैवाल जो है एक तरह से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिससे प्रवाल से ये जो है एक तरह से अलग होने लगता है। उसी कारण इसको प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इसमें प्रवाल सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है। इससे पहले ये जब एक काफ़ी बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, पर जब अलग होने लगता है तो ये एक तरीके से अपनी जो प्रसिद्धि है वो खोने लगता है, या फिर इसको एक शब्द में कहा जाए तो प्रवाल विरंजन भी कह सकते हैं। ठीक, प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम्बोल्ट धारा। ठीक है, तो हम्बोल्ट धारा के बारे में लिखेंगे। प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रभावित होती है। इसे पेरू धारा भी कहते हैं या पीरू धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें पेरू से कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ तो पेरू ही लिखा है। ठीक है, और ला निनो इफेक्ट जो है, अल निनो ला निनो इफेक्ट, यही पीरू धारा या हम्बोल्ट धारा उसी का एक प्रभाव के रूप में अपन देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिले खेती एक प्रकार की नई खेती, आधुनिक खेती या जीरो बजट खेती है यही। ठीक है, जैसे ICMR ने विकसित किया है। इसमें क्या किया जाता है, खड़ी फसल के साथ ही एक नई फसल को उगा लिया जाता है। ठीक है, तो इस खेती में क्या किया जाता है, भूमि के एक ही हिस्से पर 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती है। जैसे कपास की खेती के साथ गेहूँ की खेती करना, तो इसमें कुछ खर्च में भी बचत होती है और लाभ भी दोगुना होती है। इसी प्रकार इस खेती को रिले खेती कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जल संग्रहण की उपयोगिता। तो जल संग्रहण से क्या होता है, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इससे सिंचाई के साधनों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, जल की मांग पूर्ति का जो अंतराल आज बहुत बढ़ गया है, उसमें भी इससे कमी लाई जा सकती है। जल के अन्य स्रोत सूख जाने पर यह विश्वसनीय स्रोत के रूप में उपयोगी होता है। जैसे कोई बड़ा तालाब बनाए तो
तालाब में पानी लंबे समय तक इकट्ठा रख सकते हैं। बिजली बनाने में कई उपयोगिता इसकी जल संग्रहण की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपदा पुनरुत्थान। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप में से किसी की कॉपी में नहीं दिखे हैं, आपदा पुनरुत्थान एक समुदाय आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें स्थायी पुनरुत्थान को बढ़ावा देने वाली कार्रवाई की जाती है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आपदा पीड़ित व्यक्ति या समुदाय का आर्थिक, मानसिक, सामाजिक पुनरुत्थान किया जाता है। ठीक है, बचाव कार्य तो हो जाते हैं, उसके बाद उनको स्टेबल करने वाली प्रक्रिया पुनरुत्थान में अपनाई जाती है। तो ये विशेष पॉइंट है, इसकी तरफ इसे जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, भूमि सुधार। मध्य प्रदेश में भूमि सुधार, तो भूमि सुधार क्या है, सबसे पहले तो वो एक्सप्लेन करना चाहिए हमें कि भूमि सुधार जो है वो सामाजिक आर्थिक विभेदता को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय था, जिसमें शोषण को भी रोका गया था या रोकने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, भूमि सुधार पूरे देश में हुआ था, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हुआ था। इसमें जमींदारी, रेतवाड़ी, महलवाड़ी आदि व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 56 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश गठन करने की बात से अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसमें काश्तकारों को प्रत्यक्ष भू स्वामित्व प्रदान किया गया था। लगान का नियमन किया गया था, जैसे कि लगान के लिए राजस्व संहिता लाई गई थी मध्य प्रदेश में 59 में। उसके बाद लगान का नियमन किया गया था। जोतों की चकबंदी की गई थी, अर्थात किसानों के बिखरे हुए भूमि के टुकड़ों को एक स्थान पर लाने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, तो ये सभी भूमि सुधार में मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भूमि सुधार आयोग का भी गठन किया गया। तो ये सब मध्य प्रदेश के प्रमुख भूमि सुधार थे। अभ्रक उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर की कडप्पा चट्टानों से, छिंदवाड़ा, जावा से अल्प मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है और सर्वाधिक अभ्रक मध्य प्रदेश में भारत में आंध्र प्रदेश से उत्पादित होता है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो इसमें ये बताना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, घनत्व संबंधी असमानता को दर्शाती है ये। गुटेनबर्ग हो गए, रेपटी हो गई, ये सब घनत्व संबंधी असंबद्धता को दर्शाते हैं, मतलब घनत्व का चेंजेस को ये शो करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो असंबद्धता है कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में निचले मेंटल और ऊपरी क्रूड की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों, इस लेक्चर में हमने छोटे छोटे 3 मार्कर्स को देखा, उनकी कुछ बारीकियों को भी मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। आगे हम इसी तरह की लेक्चर सीरीज़ में 3 मार्कर्स के डिस्कस करते रहेंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरह के लेक्चर को आप देखते रहें, सिर्फ लिखने से काम नहीं होता है, बारीकियों को समझना भी होता है, जो कि आप देखने से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।